अच्छा जी, नादिर लिमिटेड और टेक्सला लिमिटेड ये आज भी होमवर्क में है। थोड़ी सी तबीयत मेरी नासाज थी जिस वजह से मैं सिर्फ एक क्वेश्चन ही करा सका हूँ। कल इंशाल्लाह डायरेक्ट मेथड शुरू करना है वैसे तो, और डायरेक्ट मेथड का जो पहला सवाल मैं करवाया करता हूँ वो तकरीबन आधे घंटे में हो जाता है। इसलिए समझें, आधा लेक्चर मैं आपको डायरेक्ट मेथड कराऊँगा और आधा लेक्चर में आपके साथ नादिर लिमिटेड और टेक्सला को डिस्कस कर लूँगा। लेकिन नादिर लिमिटेड और टेक्सला को आपने ट्राई फिर ज़रूर करना है। कुछ स्पेसिफिक बात है तो वो मुझसे आप पूछ सकते हैं कि जी इसमें मसला आ रहा है, अगर ये पता लग जाए तो सवाल हो जाएगा हमसे। कुछ छोटी मोटी बात अगर हो तो कोशिश करेंगे। चलें, कोई बात नहीं, बहरहाल मैंने इनको डिस्कस करना है। जब तक आपके साथ पता है आपको होमवर्क दिया हुआ है ना, तो जब तक मैं डिस्कस नहीं करूँगा तो मैं उसको होमवर्क में ही लिखता रहता हूँ, इसीलिए कि जब तक वो डिस्कस नहीं है तो वो आपके लिए होमवर्क है और मेरे लिए डिस्कशन अभी उसकी रहती है। ठीक है। अच्छा जी, ये क्वेश्चन 12 है, लियाकत इंडस्ट्रीज़। अपनी बुक्स को ओपन कर लें। पेज नंबर बताऊं, मिल गया? पेज नंबर 563 पेज है जी। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ लियाकत इंडस्ट्रीज। यार वो वाला एसी चला दें, ये बंद कर दें, शोर इससे हो रहा है। ये चला लें, नीचे वो चला लें। अच्छा जी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल। अब बातें प्लीज़ मुझे को करता हुआ नज़र ना आए भाई, मैं निकाल दूंगा क्लास से बाहर, बता रहा हूँ मैं। ओके। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ लियाकत इंडस्ट्रीज एज एट 31 दिसंबर 16 इज एज फॉलोज। बैलेंस शीट पढ़ के देखते हैं। ओनर्स कैपिटल है, लॉन्ग टर्म लोन है, शॉर्ट टर्म लोन है, अकाउंट्स पेएबल है और एक्रूड इंटरेस्ट है। यानी आज कैपिटल का एक अकाउंट आ रहा है तो हम भी एक ही बनाएंगे। फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इसी में आएगा। कोई घर से कैश लेकर आए ओनर्स, वो भी इसी में आएगा। डिविडेंड ड्राइंग्स वगैरह भी इसी में ही आएंगी। ठीक है ना। उसके बाद क्रेडिट साइड पे फ्री होल्ड लैंड है। ये फ्री होल्ड क्या होता है? इसके लिए सुन लें, फ्री होल्ड समझाने से पहले मैं आपको समझाता हूं लीज होल्ड। आपने गवर्नमेंट से एक लैंड लीज पर ली 25 साल के लिए और 25 लाख रुपए आपने उसकी कीमत अदा कर दी। 25 साल के बाद वो लैंड गवर्नमेंट ने वापस ले लेनी है, या आपको फिर पैसे देने पड़े अगर, तो इसका मतलब ये तो आपके लिए 25 साल ही यूजेबल एसेट रह गया ना। अब हालांकि ये लैंड है, लेकिन आप इसके, मैंने 25 अज्यूम कर लिया ज़रा सादा रखने के लिए बात को, आप इसको 25 साल पर डेप्रीशिएट करेंगे। 25 लाख को 25 साल पर डेप्रीशिएट करेंगे। हर साल 1-1 लाख रुपया डेप्शन एक्सपेंस आएगा और 25वें साल के एंड पे आपकी इस लैंड की यूज़फुल लाइफ ख़त्म हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि है तो लैंड लेकिन डेप्रीशिएट हो रही है। असल में ये लैंड फ्री होल्ड लैंड नहीं है, ये लीज होल्ड लैंड है। ठीक है। और ये लीज होल्ड का मतलब वो लीजेस भी नहीं है जो FAR 2 में जाके आपने IFRS 16 के अंदर पढ़ना है। वो स्टैंडर्ड अलग है, वो लीजेस पे लगता है और वो स्टैंडर्ड ये बताएगा आपको कि ये लीज होल्ड लैंड वाली बात नहीं और लीजेस है। ठीक है। तो इसका मतलब अगर कभी सवाल में लीज होल्ड लैंड का लफ्ज़ लिखा आ जाए तो कोई परेशान होने की बात नहीं है। जैसे कोई भी आपका एसेट डेप्रीशिएबल होता है, वैसे ही ये लीज होल्ड लैंड भी एक डेप्रीशिएबल एसेट है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर नजर आएगा। ठीक है, बात समझ रहे हो। और फ्री होल्ड लैंड जो होता है वो डेप्रीशिएबल एसेट, वो आपका अपना लैंड है, वो डेप्रीशिएबल नहीं है, वो सारी ज़िंदगी आपके पास ही रहता है। ठीक है ना। तो उसकी कोई यूज़फुल लाइफ इस तरह से होती नहीं है डेफिनेट कि हम उसको डेप्रीशिएट कर सकें। ठीक है, तो ये बात याद रहेगी। अब वो अलग बात है कि फ़िलहाल सवाल में तो फ्री होल्ड लैंड लिखा हुआ था, यानी लैंड ही है,
लेकिन अगर कभी लीज होल्ड लैंड आ जाए और उस पर डेप्रीसिएशन आ जाए तो फिर ये ना कहो कहीं कि लैंड डेप्रीशिएट भी होता है, सर ने तो बताया नहीं था। भाई लैंड डेप्रीशिएट नहीं होता, लीज होल्ड लैंड डेप्रीशिएट होता है। ठीक है, सही है, चले। अच्छा जी, कॉन्सेप्ट बीच में आ गया था। बिल्डिंग है, व्हीकल है, इक्विपमेंट है, बुक वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं। ठीक है, सवाल को एक नज़र डाल देंगे तो पता चल जाएगा आपको कि डाटा इस तरह से अवेलेबल नहीं है कि आप एक्यूमुलेटेड ऑप्शन को अलग कर सकें, इसलिए हम अकाउंट्स बुक वैल्यू पर ही बना लेंगे। फिर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स हैं। आमिर भाई ये नज़र आ रहा है? उसके बाद कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का कॉन्सेप्ट पता ही है आपको। ठीक है, फिर जी इन्वेंट्री है, अकाउंट रिसीवेबल है और कैश है। तो पूरी बैलेंस शीट के अंदर हमें कोई काबिल ज़िक्र चीज़ ऐसी नज़र नहीं आई जो हमें परेशान करे, जो पहली बार हमने देखी हो। फ्री होल्ड का लफ्ज़ लिखा हुआ था, मैंने उससे लीज होल्ड भी आपको समझा दिया अगर कभी आ जाए तो। फिर आगे कहता है जी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इनकम स्टेटमेंट। अब ऊपर सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल, जीपी एड देन इनकम लेस सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस, कुछ भी नहीं दिया, डायरेक्ट ही वो फिगर एक्सट्रैक्ट्स हैं, बेसिकली ना एक्सट्रैक्टेड फिगर्स हैं ये। मैंने कहा जी डेप्शन एक्सपेंस इस साल का है 932,500। फाइनेंस कॉस्ट, सवाल खामोश हो तो इसमें बस इंटरेस्ट इनकम ही होती है। वैसे तो बैंक कमीशन, बैंक वगैरह चार्जेस वगैरह भी हो सकते हैं, लेकिन सवाल चुप है तो बस इंटरेस्ट है। तो फाइनेंस कॉस्ट इंटरेस्ट एक्सपेंस लिख लो ब्रैकेट में। इंटरेस्ट एक्सपेंस गिवन है 141। फिर गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स गिवन है नेट। अब ये गेन नेट होने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो सकता है कि हो सकता है फिक्स्ड एसेट्स पर हमें कुछ पर गेन आया हो, कुछ पर लॉस आया हो, हमने नेट किया हो और नेट में गेन ज़्यादा हो तो नेट में गेन बच गया हो, तो उन्होंने इनकम स्टेटमेंट में नेट गेन शो कर दिया। गेन लॉस आता और नेट करते लॉस बच जाता तो नेट लॉस लिखा होता। और इस चीज़ की आगे तफसील भी गिवन थी। अगर पॉइंट 1 पे नज़र डालें ना जी, तो पॉइंट 1 के अंदर यही लिखा हुआ है, ये देखें, ये 98960 है ना, वो कह रहा है जी नेट गेन है। ये नेट गेन नीचे पॉइंट 1 में बता रहा है कैसे निकला है। इसको हमने एक फ्री होल्ड लैंड पर गेन था एक, किस पर जी? फ्री होल्ड लैंड का कोई पीस प्लॉट हमने बेचा, ठीक है जी। और एक लॉस है किसके डिस्पोजल पे जी? इक्विपमेंट गया, वो आग से डिस्ट्रॉय हो गया। अच्छा, एबनॉर्मल लॉस है, ठीक है जी, ओके हो गया। अच्छा, तो ठीक है जी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है हमारे पास। और सवाल पूरे के अंदर मुझे बैलेंस शीट पढ़ते हुए भी कहीं टैक्स नज़र नहीं आया। आगे 2-3 एडजस्टमेंट्स हैं, उनमें भी टैक्स नज़र नहीं आना। इसका मतलब यही प्रॉफिट बिफोर टैक्स है और यही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अच्छा जी, उसके बाद ज़रा पॉइंट 3 पढ़ें। पॉइंट 3 क्या है? पॉइंट 3, ट्रांसफर फ्रॉम CWIP टू बिल्डिंग। मतलब इसकी एंट्री आती है आपको? क्या एंट्री हुई पड़ी है? बिल्डिंग डेबिट, CWIP क्रेडिट। अच्छा, अगर ये एंट्री ना करो और इग्नोर कर दो और फिर फिक्स एसेट के अकाउंट में, बिल्डिंग अकाउंट में जब डेबिट साइड पे बैलेंस ही निकालोगे तो कैश आ जाएगा ये। हालांकि ये कैश नहीं है, ये CWIP से ट्रांसफर हुआ है। इसका कैश तो CWIP में डेबिट हुआ होगा, मतलब CWIP डेबिट कैश क्रेडिट, CWIP डेबिट कैश क्रेडिट, CWIP डेबिट कैश क्रेडिट हम करते रहते हैं। और जब कंप्लीट हो जाती है बिल्डिंग तो फिर CWIP क्रेडिट करके बिल्डिंग डेबिट करते हैं। तो ये 1200 का कैश तो CWIP में से आउटफ्लो लेना होगा हमने। ये एंट्री करने से हमारी बचत ये हो जाएगी कि अगर कोई एडिशन हम बैलेंसिंग अगर निकालते भी हैं तो ये उसमें शामिल नहीं होगा। बहरहाल ये एंट्री करनी आती है आपको। पॉइंट 4 पढ़िए। पॉइंट 4, आवाज़ नहीं आ रही? आ रही है? अच्छा जी, थोड़ी मेरी आवाज़ भी कम है, माजरत। आप लोग खामोश रहेंगे तो इंशाल्लाह आती है, मैं उतार देता हूँ कहते हो तो। अच्छा जी, अब रह क्या गया? पॉइंट 2 पढ़ें ज़रा। क्या हुआ? एरर हो गया? अच्छी भली कैश फ्लो जा रही थी, रेक्टिफिकेशन आ गई। अभी तक हमने जितने भी सवाल किए, चाहे टेस्ट में आया, चाहे मैंने क्लास में करवाया, चाहे आपने वो टेक्स्ट ला या नादिर वाला सवाल किया होमवर्क में
किसी सवाल में हमने आज तक ये नहीं सोचा, ये जहन में भी नहीं आने देते थे कि कहीं गलती तो नहीं हुई पड़ी, क्योंकि आपको ये कहा था कि सब कुछ सही सही हुआ पड़ा है। अकाउंटेंट ने सब कुछ सही सही करके सही सही इनकम स्टेटमेंट और सही सही बैलेंस शीट बनाई है, और हम उसके उन फिगर्स पे एतमाद करते हुए ओपनिंग क्लोजिंग लेकर बैलेंसिंग फिगर्स निकाल रहे होते हैं, ठीक है ना। और मैं साथ ही ये भी कहता था आपको, मेरे बच्चों से ये अर्ज कर दें ज़रा बाहर थोड़ा सा शोर कम मचाएं। क्या कहते हैं, क्या? अच्छा जी, सुने। अब पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि सवाल में वो कह रहा है गलती हो गई है। अब अगर गलती हो गई है तो भाई इस गलती को सही करना है। अच्छा, अब गलती की नेचर देखो, तो वो कह रहा है कि एक्सपेंस था, गलती से एसेट बना लिया, यही कह रहे हैं। हाँ जी, एक एक्सपेंस था, गलती से बिल्डिंग में डेबिट कर दिया। तो अब जब इसको सही करेंगे तो ये एक्सपेंस जो जो नहीं डेबिट हुआ, इसको डेबिट करेंगे तो इस एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट ने चेंज होना है कि नहीं होना। इसका मतलब सवाल में जो प्रॉफिट गिवन है, कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट करने के लिए वो वाला अब प्रॉफिट हमने नहीं लेना, उसको हम अनएडजस्टेड कहेंगे। ये एडजस्टमेंट करके एडजस्टेड प्रॉफिट को लेकर जाएंगे, बस इतनी सी बात है, और कुछ ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है। बाकी थोड़ा सा करेक्शन ऑफ एरर के अंदर एक चीज़ एंड पे जाकर देखनी पड़ती है, तो वो इंशाल्लाह देख लेंगे। फिलहाल मेरे ख्याल से सवाल शुरू करते हैं। दो गलतियां थी इस सवाल के अंदर, एक तो गलती ये मैंने हाईलाइट कर दी थी और एक गलती ये छुपी पड़ी है। वो गलती क्या है, जब गलती को सही करने का मौका आएगा तब पढ़ लेंगे, ठीक है। बेसिकली ये दो एरर्स हैं, एक इक्विपमेंट के लॉस के साथ को गड़बड़ की है, दूसरा रिपेयर को गलती से एसेट बना ली है। ठीक है जी, कर लेते हैं ये काम। आप सब रिक्वायरमेंट ज़रा पढ़ लें एक बार। रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 16 इन अकॉर्डेंस विद IAS 7 यूजिंग इनडायरेक्ट। ये इनडायरेक्ट मेथड वही है जो हम कर रहे हैं, अभी दूसरा तो सिखाया ही नहीं है, इसीलिए लेट रखा हुआ है उसको, ताकि आपके जहन में ये नशीन हो जाए बात कि ये इनडायरेक्ट है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट बाद में देख लेंगे, और बड़ा आसान है वो डायरेक्ट। बता तो रहा हूँ, पहला सवाल आधी क्लास में हो जाना है, ठीक है। आधे लेक्चर में पहला सवाल करेंगे हम, फिर मैं आपको एक दो सवाल होमवर्क में दूंगा, क्योंकि मैं मुश्किल वाला सवाल अगले वही साथ ही करवा दूंगा तो फिर ओवरबर्डन होता है, ठीक है ना। तो आधे लेक्चर के मैं वो समझा के आपको एक दो सवाल आसान होमवर्क में दूंगा। फिर हम संडे जब ऑन कर रहे हैं तो उसमें फिर हम वही डायरेक्ट मेथड जो सीखा होगा उसको एक पास पेपर के मुश्किल सवाल के ऊपर अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। यानी मुश्किल सवाल जो IK आपने पूछा हुआ है वो सवाल कर लेंगे। उसके बाद मज़ीद फिर देख लेंगे, जो डबल क्लास मैंने रखी है उसके अंदर मज़ीद एक आधा सवाल और प्रैक्टिस में कर लेंगे, या कुछ डिस्कशन करके MCQs करके कोशिश करेंगे इसको किसी हद तक लपेट दें, ठीक है ना। लेकिन कल ही मैं मुश्किल सवाल भी नहीं करवाऊँगा, कल हाफ लेक्चर हम जो है वो डायरेक्ट मेथड में सीखेंगे, और बाकी हाफ लेक्चर को वो जो डिस्कशंस रह गई हैं थोड़ी बहुत उनको देखेंगे। एक उधार भी रहता है कि बैड डेट एक्सपेंस को इग्नोर करना है, वो भी समझाना है। तो ऐसी छोटी मोटी बातें इंशाल्लाह कल हम हाफ लेक्चर में करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, चलिए जी, फिर सवाल शुरू करते हैं। रिक्वायरमेंट थी कैश फ्लो स्टेटमेंट बना दो। कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना दीजिए जी, ज़रा ले जाएं आमिर भाई उधर। मेरे तो स्टूडेंट्स बना देते हैं फॉर्मेट, आप लोगों को पर्चे में खुद बनाना पड़ेगा। आपके स्टूडेंट्स बनाने लग जाएं आपके लिए फॉर्मेट, इसके लिए आप थोड़े से और पेपर जल्दी जल्दी पास करने पड़ेंगे। जब वो हो जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह आपके स्टूडेंट भी बना दिया करेंगे फॉर्मेट। जल्दी से फॉर्मेट बना लें जी, नाम लिख लें ऊपर, लियाकत इंडस्ट्रीज़। आज भाई ये किसी और ने बनाया है, बेहतरीन है, नॉट बैड। जल्दी करें जी, नहीं खैर है, ये जंग तो सुबह से चल ही रही है अपने साथ में। जिन्होंने फॉर्मेट बना लिया है, आप इधर लेके आए, जिन्होंने फॉर्मेट बना लिया है वो बच्चे बैलेंस शीट के आइटम्स को
पहुंचाएं जहां जहां उन्होंने जाना है, ठीक है। और इवन जो आइटम्स है ना वर्किंग कैपिटल वाले, वो आइटम्स में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है। ना ओपनिंग क्लोजिंग लिखने को कोई एडजस्टमेंट होनी है, ना ही वर्किंग कैपिटल आइटम्स में होनी है। तो जो चीज़ें बैलेंस शीट में हैं वो सारी जहां पहुंचनी है वहां पहुंच सकती हैं, फिर बाद में सवाल आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो मैं भी लेजेस बनाता हूँ, कैमरा हमें भी इधर ही रखिएगा। आठ एक लेजेस बनने हैं फिलहाल तो नज़र आ रहे जो। अच्छा जी, कोई ओपनिंग क्लोजिंग सही करना पड़ जाए तो वो पता ही आपको काट के आप सही कर लेते होते हैं, इसलिए फ़िलहाल आपने नहीं सोचना कोई गलती है तो, ठीक चलने दें, बस अपने तरतीब को ना छेड़ें। कि कैश फ्लो में सबसे मुश्किल सवाल समझा जाता था, लेकिन सुबह की क्लास में करवाया बच्चों को मुश्किल नहीं लगा। मतलब बच्चे समझते हैं अगर खुद दे दिया जाए होमवर्क में। बात छोटी सी है, इसीलिए मैंने वो एंड पे रख ली है ताकि बच्चे को ये कॉन्फिडेंस भी रहे कि सवाल तो सारा हो ही गया, ठीक है, एक बार समझ आ गई तो ठीक है, ना आई तब भी ठीक है, आ जाएगी वैसे समझ इंशाल्लाह। करेक्शन एंड पे जो करनी है। जी शुरू करें। ओके जी, अब मेरे साथ मिलके थोड़ा सा मुझे लिखवा दीजिए। थाउजेंड्स में करेंगे क्वेश्चन। रुपीज़ इन थाउजेंड्स, और पॉइंट के बाद राउंड नहीं करना, मुझे मुकम्मल फिगर लिखवा देनी है, ठीक है। सबसे पहले कैपिटल आ रहा है, ओपनिंग बता दो। 13.28 राउंड नहीं करना, मैंने कहा टोटल फिगर लिखवानी है मुझे, ठीक है। क्लोजिंग बता दें। 8.06, ठीक है। ऐसे बस फिगर बताते जाओ मुझे। नेक्स्ट क्या है जी? लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन के ओपनिंग और क्लोजिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, तो क्या ज़रूरत है टाइम वेस्ट करने की।
कोई एडजस्टमेंट भी नज़र नहीं आई लॉन्ग टर्म लोन की, तो इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। आप बना भी लेंगे तो उसमें से कोई बैलेंसिंग फिगर निकलनी नहीं है, तो कोई बात नहीं, बना लिया है तो बस उसको छोड़ देना ऐसे ही, ठीक है। नेक्स्ट क्या है जी? शॉर्ट टर्म लोन है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाता है। कोई नहीं, आज स्टार्ट में पहले लिख दो, नेगेटिव लिख दो, फिर पॉजिटिव बाद में लिख देना। ओपनिंग बताओ। 1531.2, वो जीरो ना लिखवाओ ना, ठीक है जी। 1531.2 और क्लोजिंग 1331.2, ठीक है जी। नेक्स्ट, अकाउंट्स पेएबल कहाँ जाते हैं जी? वर्किंग कैपिटल में। अकाउंट्स पेएबल कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं? लायबिलिटी है, लायबिलिटी कम हो तो डेबिट, दूसरा इम्पैक्ट कैश में क्रेडिट, कितने से? 277.2 एग्जैक्ट, ओके। माइनस, नेक्स्ट है जी एक्रूड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पेएबल, इसका तो लेजर बनता है, तो ओपनिंग 63.36 और क्लोजिंग 105.6, ठीक है जी। नेक्स्ट, खत्म कहानी। फ्री होल्ड लैंड, ओपनिंग 66, क्लोजिंग 4778.4, ठीक है जी। नेक्स्ट, बिल्डिंग बुक वैल्यू पे है, डाटा कोई नजर आया तो हम भी बुक वैल्यू पे बना देंगे। बोलें ओपनिंग 4171.2, क्लोजिंग 57.6, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है जी? इक्विप व्हीकल, ओपनिंग 800, क्लोजिंग 600, चलो। नेक्स्ट क्या है जी? इक्विपमेंट, इक्विपमेंट का ओपनिंग बस पूरा ही, चलो। क्लोजिंग 43.1। नेक्स्ट, CWIP, CWIP है, लिखवा दो 0.6, क्लोजिंग 0.4। हर सवाल ही एक तरह से करते आए हैं हम अभी तक, ये भी वैसे ही कर रहे हैं। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स, ये जो वापडा वगैरह के मीटर लगवाए तो उनको डिपॉजिट जमा करवाए जाते हैं, तो लॉन्ग टर्म डिपॉजिट का भी लेजर बना लें, क्योंकि चेंज आ रहा है, शायद कुछ नए मीटर लगवाए होंगे, कुछ नए डिपॉजिट्स हैं, तो आउटफ्लो तो हुआ होगा। ओपनिंग 448.8, क्लोजिंग 580.8। नेक्स्ट, इन्वेंट्री, अकाउंट रिसीवेबल वर्किंग कैपिटल में जाएंगे और कैश वर्किंग 1 में, तो इन्वेंट्री बढ़ रही है, कम हो रही है? बढ़ रही है, श्योर? एसेट है, एसेट का बढ़ना, डेबिट कैश क्रेडिट कितने से? 364.98 नेगेटिव। नेक्स्ट है जी ट्रेड रिसीवेबल्स, अकाउंट्स रिसीवेबल लिखा हो, चलें वही लिख लें। बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं? बढ़ेंगे तो डेबिट, दूसरा इम्पैक्ट कैश को क्रेडिट 677.82 माइनस, यही किया था। और लास्ट में है जी कैश, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश पॉजिटिव के साथ अब लिख लो। ओपनिंग 84.48 और क्लोजिंग 690.8, चलो। बता ही दो फिर, अभी बता दो, फिर बाद में तो करना ही पड़ता है। वन 446.72 नेगेटिव 636.2
और 636.4 बस नेगेटिव। ठीक है जी, चलो ये भी टोटल कर दिया हमने। उसके बाद जी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इनकम स्टेटमेंट। अब इसमें ये जो 1525.948 का प्रॉफिट है पीबीटी, इसने जाना होता है कैश फ्लो के स्टार्ट पे, लेकिन चूंकि सवाल के अंदर गलती है, एक एरर हो गई है और उस एरर को सही करेंगे तो प्रॉफिट पे असर पड़ेगा, तो इसको अनएडजस्टेड कह देते हैं। एक छोटी सी वर्किंग ओपन कर लेते हैं, इसको एडजस्ट करके लेके जाएंगे हम अपनी कैश फ्लो के स्टार्ट में। ठीक है, तो वर्किंग नंबर 10 में यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल लेते हैं और जो सवाल में गिवन है उसको कह देते हैं अनएडजस्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स। वो है जी 1525.948। तो यहाँ पे हमने कह दिया पीबीटी। आप ज़रा वेट करो, वर्किंग कौन सी है? वर्किंग 10 से आपको एडजस्टेड वाला यहाँ पर हमने एडजस्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेना है, तो एडजस्टमेंट कर लेंगे तो फिर आ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल सवाल से तो उठा लेना इसको। ठीक हो गया जी। उसके बाद ये बेसिकली दो चीज़ें हैं। ठीक है, एक है गेन, दूसरा है लॉस। गेन में कोई गलती नहीं है, गेन को तो चुप करके ले जाओ ना, डिस्पोजल का अकाउंट ओपन कर लो। ठीक है, यहाँ कर लो नंबर 11 डिस्पोजल का अकाउंट। फ्री होल्ड लैंड का गेन आ रहा है। गेन किस तरफ आया करता है डिस्पोजल अकाउंट में? डिस्पोजल का अकाउंट डेबिट होकर प्रॉफिट एंड लॉस जब क्रेडिट होता है तो फिर गेन होता है जी। कितना है? 168.96। हमें कैश भी चाहिए, जब दोनों आ जाएंगे तो हम गेन को रिवर्स कर देंगे और कैश को इनफ्लो ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद जी इससे ऊपर वो 70 का लॉस पड़ा इससे बाद, तो इस पर ज़रा स्टार लगा लो, इसमें तो एरर है ना, इसकी डिस्कशन अभी करता हूँ। ठीक है, उसके बाद अगली फिगर कौन सी है? इंटरेस्ट एक्सपेंस। इसको ले जाओ एक्सपेंस के लेजर में, इस तरफ ही आएगा ना। इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना के मैंने 141.87। इसके बाद इंशाल्लाह कैश निकलेगा, जब निकलेगा तो फिर एक्सपेंस को रिवर्स, कैश को पेड। हर सवाल में ऐसा काम हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है जी? डेप्रीसिएशन। अब डेप्रीसिएशन पे भी शक पड़ गया ना, अगर फिक्स एसेट की गलती हो रही है तो डेप्शन भी तो गलत हो सकती है, तो इसको भी डायरेक्ट मत लेके जाओ, इसको भी ज़रा रोक लो और डेप्रीसिएशन इम्पैक्ट चेक कर लो। अगर तो करेक्शन की वजह से डेप्रीसिएशन में चेंज आती है और डेप्शन बढ़ जाती है तो हम बढ़ा लेंगे, प्रॉफिट कम हो जाएगा। और अगर डेप्शन का इम्पैक्ट क्या आता है कि वो ज़्यादा हुई पड़ी है, चार्ज कम करनी है, तो रिवर्स कर लेंगे। ठीक है, तो डेप्रीसिएशन एज पर क्वेश्चन गिवन है 932.5, ठीक है ना। और एक डेप्शन अभी निकालेंगे हम, आर कैलकुलेशन। और ये कैसे निकलेगी? इधर देखिएगा, हमारे पास 3 डेप्रीशिएबल एसेट्स हैं। बिल्डिंग, इसकी डेप्शन आएगी, व्हीकल की डेप्शन आएगी, इक्विपमेंट की आएगी। ठीक है ना, जब गलती सही कर लेंगे तो बैलेंसिंग निकालेंगे, चेक कर लेंगे कि डेप्शन क्या बनती है। ठीक है ना, तो एक डेप्रीसिएशन हमें वर्किंग 5 से मिलेगी और दूसरी मिलेगी वर्किंग 6 से और तीसरी मिलेगी ठीक है। तो इन तीनों को टोटल करके यहाँ लिख लेंगे, कोई फ़र्क हुआ तो उसका इम्पैक्ट ले लेंगे फिर। ठीक है, सही है। तो फिलहाल यहाँ से तो मैंने इसको भी उठा लिया।
अब रहेगी बस 2 करेक्शन की एंट्रीज। तो मैं तो कहता हूँ उसकी तरफ भी बाद में ही आते हैं। पहले मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, एडजस्टमेंट 3 और 4 पोस्ट कर दें सवाल में जहाँ जहाँ होनी है। अगर इस क्लास की सुबह रिकॉर्डिंग होगी तो शायद मैं ये क्लास ना लेता। मैं भूल गए, सुबह कर लेनी चाहिए, है ना। डन जी। लास्ट एडजस्टमेंट है जी, ओनर ने 150 पर मंथ निकाला तो 1800। डिविडेंड पेड नहीं है जी, ड्राइंग्स हैं, ड्राइंग्स लिख लें, यहाँ वर्किंग शो कर दें। 150 इंटू 12 किया ना, कितना बना? 1800 पेड। पेड ही हो गया ना ड्राइंग्स तो फिर। और इसको साथ ही यहाँ पे भी शो कर दें। ठीक है जी। उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 3 क्या है जी? ट्रांसफ़र फ्रॉम CWIP टू बिल्डिंग अमाउंटिंग टू 1200। इसकी एंट्री बन गई बिल्डिंग डेबिट CWIP क्रेडिट। ठीक हो गया जी। अब रह क्या गया? बस ये 2 ग्रीन रह गए, सवाल खत्म। अगर ये 12 नंबर का है तो 7-8 नंबर आ चुके हैं आपके, और क्या चाहिए आपको? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी भी हो सकती हैं यहाँ पे। लैंड का लेजर कंप्लीट होगा, लैंड का डिस्पोजल कंप्लीट हो सकता है, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट कंप्लीट हो सकता है, CWIP कंप्लीट हो सकता है, व्हीकल कंप्लीट हो सकता है, इंटरेस्ट कंप्लीट हो सकता है, कैपिटल, बिल्डिंग और इक्विपमेंट। बस ये 3 ही इम्पैक्ट पड़ेंगे, क्योंकि प्रॉफिट की वजह से आपको पता है कैपिटल भी हिल जाता है ना, प्रॉफिट कैपिटल में गया पड़ा है। तो ये 3 अकाउंट्स के अलावा बाकी सारा सवाल हो चुका हुआ है। तो इसलिए कभी भी परेशान नहीं होना आपने सवाल में 1-2 एडजस्टमेंट्स ना समझ आने की वजह से। बस जितना आता हो वो लाजमी कर देना है, ठीक है। चलें अब बात शुरू करते हैं अपने इन गड़बड़ों की। तो पहले ये 2 करते हैं। हाँ जी, क्या हुआ भाई? वो कह रहा है जी होना चाहिए था रिपेयर एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट 50 से, गलती से कर गए बिल्डिंग डेबिट अच्छा। अब रेक्टिफिकेशन से पहले ना ज़रा कैश फ्लो के अंदर एक थोड़ा सा मसला अब ये भी है। वो मसला ये है कि हमने अभी तक कैश फ्लो में क्या किया है, मैंने आपको ये समझाया था कि हम जो कुछ अकाउंटेंट ने कर रखा होता है उसको रीडू करते हैं, ठीक है ना। यानी उसी के बने हुए अकाउंट्स को दोबारा बनाते हैं और मतलब की चीज़ें निकालते हैं। अब गलती को तो हमने सही करना है, लेकिन जो उसने, हम इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट दोबारा बना नहीं रहे फिलहाल, तो जो उसने कर रखा है हम उसको तो रीडू पहले करेंगे, ठीक है ना। इसका मतलब अगर कैश फ्लो के टॉपिक में रेक्टिफिकेशन करनी पड़ती है तो पहला स्टेप ये होता है कि आप रॉन्ग एंट्री को पोस्ट करें जो उसने कर रखी है। ये थोड़ा सा मसला है, करेक्शन करेंगे बाद में, ठीक है ना। उसने क्या किया? उसने बिल्डिंग में 50 रुपए से
डेबिट कर दिया रिपेयर को, वो जो रिपेयर था ना गलती से, तो ये एक ना हजम होने वाली बात है सिर्फ, जो अगर आप हजम कर लें तो सवाल में और कुछ भी नहीं है। आमिर भाई एंड तक नजर आ रहा है? ये 2-4 सर उड़ा दें यार, ये जरा उधर होके बैठ, परे हो जाओ और परे हो जाओ, थोड़ा ऐसे भी हो जाओ। अच्छा जी, ये देखें जी, ये मैंने क्या किया आज, रॉन्ग एंट्री पोस्ट की है। क्या इसको किए बगैर काम चल सकता है? उसने ये अकाउंट बनाया हुआ है, उसने ये सब किया हुआ है, करेक्शन तो अब हम करने लगे, ठीक है ना। तो ये सब कुछ रीडू करना है, तो ये छोटी सी बात जो हजम नहीं हो रही होती। कैश फ्लो के टॉपिक में अगर आपको करेक्शन करनी पड़े तो पहले रॉन्ग एंट्री उसके वाली पोस्ट कर लो, फिर अपनी करेक्शन की तरफ जाओ, ठीक है? सही है, चलो अब करेक्शन करते हैं। हाँ तो ठीक है ना, अभी तो एंट्री हुई हुई है तो क्लोजिंग उसके बाद आया, हमने कौन सा अभी इसको सही किया? चंदा सही करेंगे तो क्लोजिंग भी सही करेंगे, मुझे सही तो करने दो जरा, ठीक है? अच्छा अब जी करेक्शन करने लगे हैं जी हम। रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी भाई? रिपेयर एक्सपेंस डेबिट होना था, नहीं हुआ तो कर लें प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट, कितने से? 50 से। और बिल्डिंग गलत डेबिट हो गई, सही करने के लिए क्रेडिट कर लें 50 से। कैश जो होना था वो हो चुका, कुछ नहीं करना। अब ये करेक्टिंग एंट्री में करने जा रहा हूं, तो रिपेयर एक्सपेंस डेबिट हुआ, डेबिट होने से प्रॉफिट, एक्सपेंस बढ़ गया ना, एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट, ये रिपेयर एक्सपेंस डेबिट, और ये बिल्डिंग क्रेडिट। अब यहां पे मैंने लिखा जी रिपेयर एक्सपेंस। तो अब आके मैंने स्टेप 1 मैंने क्या किया, रॉन्ग एंट्री पास की। स्टेप 2 में मैंने क्या किया, रेक्टिफाइंग एंट्री पास की, ठीक है? अब जैसे ही मैंने ये 50 यहां पे लिखा, देखो ये 5057 में खुद ब खुद सही हो गया। $5057 है ना, जो उसने कैलकुलेट किया था, जो उसने ये डाल के ये निकाला था, ये 50 डाला था तो ये बैलेंसिंग निकला था। मैंने जैसे ही यहां पे 50 लिखा, ये देखो चेंज हो गया। हुआ चेंज? मंसूर नहीं हो रहा ना चेंज, प्रॉब्लम है, नहीं हुआ। चेक करो, चेक करो, इधर देखो 50 नहीं है। ओपनिंग उसने लिखा, कैश उसने गलत यहां लिखा, डेप्शन उसने यहां लिखी होगी, तो डेप्शन भी यहां पे उसने क्रेडिट की होगी ना, ठीक है? और उसने ये क्लोजिंग बैलेंसिंग निकाल के बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में उसने ये देखो 5057.6 उसने लिख कर दिया, ये क्लोजिंग उसने निकाला था, ऐसे ही है ना, ठीक है ना? तो ये क्लोजिंग उसने निकाल के दिया हुआ था, जिसमें ये 50 इधर उसने डाला था। हमने जैसे ही इस गलती को सही किया, ये देखो खुद ब खुद बदल गया। यही तो मसला है, ये खुद ब खुद नहीं बदलता, ये क्लोजिंग उसने निकाल के दिया हुआ है। आपका ये 50 यहां पे डालने से ये क्लोजिंग खुद ब खुद सही नहीं हो जाता, ये तो उसने निकाल के दिया था। तो आपको एडिशनल काम क्या करना पड़ेगा, इस क्लोजिंग को भी मैनुअली सही करना पड़ेगा। आप कहोगे जी 5057.6 में ये 50 पड़ा था, आपने इसको क्या किया, निकाल दिया, तो क्लोजिंग को भी आपको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ा, और ये 5007, ये ऐसे 50 कम होता है, ये अब सही हुआ है। यहां एक्सेल की शीट थोड़ी है, बोर्ड के ऊपर कहां एक्सेल का फॉर्मूला लगा हुआ है कि ये वाली सारी साइड में ये वाला सब माइनस, यहां बैलेंसिंग आना है। जैसे ही मैं यहां पे कुछ रखूंगा, ये खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगा। खुद ब खुद नहीं होगा भाई, उसने निकाल के दिया हुआ था बैलेंस, ठीक है? तो बस इतनी सी बात ही थी यहां पर, ये रेक्टिफिकेशन है। 2 उसूल, पहली बात हमने किया इसको रीडू कर लिया। अब हमने करेक्शन की, तो करेक्शन से खुद ब खुद क्लोजिंग सही नहीं हो गया था, तो हमें वो भी मैनुअली सही करना पड़ा, ठीक है? अब जरा इस लेजर को बैलेंस करके चेक करो, किसी तरह बैलेंस फिगर आ रही है? वैसे बुक वैल्यू पे डेप्शन आनी चाहिए। डेप्शन नहीं होगी ना इस तरफ, और देखो सब कुछ तो आ गया भाई, सब कुछ तो आ गया है। डिस्पोजल एक लॉन्ग टर्म, ये इसका सॉरी लैंड का हुआ है डिस्पोजल,
और एक इक्विपमेंट का हुआ, उसने बता दिया हमें, इसमें तो कोई डिस्पोजल भी नहीं था, तो फिर यहाँ पर 0.6 बैलेंसिंग हमने अभी चेक कर लिया, निकाल लिया। ठीक है जी, तो ये एक डेप्रिसिएशन तो हमने निकाल लिया। जी बेटा, ये लेस कर दिया नीचे से 2 पर डेप्रिसिएशन निकालते हो तो लेस कर। क्यों बेटा? नहीं, ये बैलेंसिंग, ये सारी फिगर्स डाल के आना। इस 50 की बात कर रहे हो? जो बिल्कुल जाहिर सी बात है, मैंने लेजर में बैलेंस करने का बोला है आपको। मैंने कहा जी ये सब फिगर लिखी पड़ी है, बैलेंसिंग फिगर निकालो तो ये निकलती है, तब 50 भी आएगा। भाई क्या हो गया, नीला है तो लिखना ही नहीं। जी थोड़ी बहुत खत्म होती है बात, इसको नोट करें। कोई बात नहीं बेटा, फिर मैं क्या कर सकता हूँ, फकी शकील हो जाके नहीं हो रही है तुम। तो नहीं, एक ही सवाल है बस, इसी को दोबारा कर लेना बस, फिर तीसरी बार भी कर लेना पैप लीव में। बस ये याद रखो, करेक्शन ऑफ एरर आ जाए कैश फ्लो के टॉपिक में तो पहले रॉन्ग एंट्री पोस्ट कर देना जो उसने किया हुआ है, फिर करेक्शन करके क्लोजिंग को भी एडजस्ट कर देना, क्योंकि उसने क्लोजिंग निकाला था उस गलत एंट्री को डाल के। ठीक है, दो नुकाती एजेंडा था बस। यही तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि वो बैलेंसिंग फिगर उसने निकाली थी जिसमें 50 डेबिट पे पड़ा था। जब आपने 50 क्रेडिट पे लिखा है तो क्लोजिंग उस वाला नहीं लिख सकते, अब सही करो उसको। ये तो उसने निकाला था ना यार, उसकी बैलेंस शीट से तुम उठा के ला रहे हो, कैसे नहीं चेंज करोगे तुम? ये क्लोजिंग उसकी बैलेंस शीट से उठाया तुमने, जिसमें उसने ये क्लोजिंग निकाला था जब 50 उस तरफ ऐड किया हुआ था, डेबिट किया हुआ था। उस डेबिट के 50 को तो डेबिट करके उसने ये क्लोजिंग बैलेंस निकाला था, यानी कि इस क्लोजिंग के अंदर जो उसने लिखा था 50 भी एडेड है। अब आप ऊपर लेजर में उसको क्रेडिट कर देते हो तो क्या क्लोजिंग खुद ब खुद सही हो रहा है? नहीं ना हो रहा सही भाई। नहीं, हम डेप्रिशिएट नहीं कर रहे, कोई रेट शेट नहीं गिवन, मौज मारो। अच्छा आपस की बात बताऊं, आप ना कहते होगे फर्क तो कोई पड़ नहीं रहा, क्योंकि असल तकलीफ पता क्या हो रही है कि ये डेप्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं कहता हूं पढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये गलती किस दिन हुई है देखो, एरोनियसली डेबिटेड टू बिल्डिंग ऑन 31 दिसंबर 16, तो उन्होंने इसकी डेप्शन की ही नहीं होनी, इसकी डेप्शन के ऊपर इस एंट्री का फर्क पड़ना ही नहीं था। बस करेक्शन कर लो, ठीक है। ऐसे ही मैंने कहा बाद में बता दो। ये पेपर का ही सवाल है, कहता है पेपरों में भी आखिरी दिन ही होता है। पेपर में खामोश होता तो फिर एडिशन साल का पहले दिन लेते और फिर डेप्रिशिएट करते, फिर असर होता। अच्छा जी, आप सेकंड एडजस्टमेंट जो है ना जी, वो एडजस्टमेंट जाहिर है मैं आपको ओरिजिनल एंट्री समझा सकता हूँ कॉन्सेप्ट, रॉन्ग एंट्री अंग्रेजी पढ़ के समझा सकता हूँ उसने ये किया है, लेकिन मैं ये नहीं आपको बता सकता कि वो किस स्टेट ऑफ माइंड में था कि उसने ये एंट्री की। ये मैंने आपको करेक्शन कराते हुए समझाया था कि रॉन्ग एंट्री के बारे में आपने ये सोचना कि इसने ऐसा किया क्यों होगा, ठीक है ना। बहरहाल 70 की बात वो कर रहा है, ये जो लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट है ड्यू टू फायर, वो कहता है द लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट रिप्रेजेंट्स द WDV ऑफ इक्विपमेंट। आगे मत पढ़ो। कहने का मतलब ये है कि जो ये एसिड जला है ना, इसकी WDV भी 70 ही थी, ठीक है। अब आगे मैं इंश्योरेंस क्लेम की भी बात नहीं कर रहा, मैं कहता हूँ समझो इंश्योरेंस क्लेम कुछ भी नहीं मिला, तो ओरिजिनल एंट्री आप क्या करोगे? अगर एक एसिड एबनॉर्मल डिस्पोजल में आ गया तो आप क्या कहोगे? एक्यूमुलेट ऑप्शन तो है नहीं, लिखनी है तो लिख लो, चलो लिख लो एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, लेकिन है कोई नहीं ना, क्योंकि एसिड अकाउंट बुक वैल्यू पे बन रहा है, ठीक है। तो फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अलग से नहीं आनी। कैश भी फ़िलहाल तो मैंने आगे पढ़ा नहीं है, कैश भी कोई नहीं है फ़िलहाल,
ठीक है, और इक्विपमेंट क्रेडिट हो गया 70 से, क्योंकि ऊपर इक्विपमेंट नहीं है तो यहां से बुक वैल्यू ही क्रेडिट कर सकते हैं हम। तो लॉस सारे का सारा कहां चला गया जी, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, यहां तक जहां तक सवाल मैंने पढ़ा है, अभी आगे नहीं पढ़ा था। ये ओरिजिनल एंट्री बनती थी, लेकिन साथ ही वो कहने लगा द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड अमाउंटिंग टू 30 वॉज, वो रॉन्ग को बाद में पढ़ते हैं, ठीक है ना, मतलब इंश्योरेंस क्लेम भी रिसीव हो गया है, और फिर इंश्योरेंस क्लेम रिसीवर लिखने की जरूरत नहीं है, बस यहां कैश ही लिख दोगे ना, 30 रिसीव भी हो गया। तो अगर 70 का नुकसान हुआ, 30 इंश्योरेंस वालों ने दे दिया, तो लॉस में कितना जाना चाहिए था, 40। ये ओरिजिनल एंट्री बनती है। ओके, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब उसने क्या किया हुआ है, वो एरोनियसली वाले को तो बाद में देखना, पहले ये देखो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर उसने क्या किया हुआ है, उसने लॉस 70 का रिकॉर्ड किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है, नजर आ रहा है लॉस, ठीक है। तो उसने लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में 70 का डेबिट कर दिया, और दूसरे एंड के बारे में सवाल खामोश है, तो मतलब वो तो सही है, उसने इक्विपमेंट को 70 से क्रेडिट कर दिया होगा। अच्छा, वो सादा सा अकाउंटेंट था बेचारा, है मैं इतना पेंडू सा, उसने देखा लॉस हो गया, टोटल लॉस हो गया, कहते हैं ना यार वो एक्सीडेंट टोटली लॉस हो गया, टोटली लॉस हो गया। किसने कहा यार तबाह हो गया इक्विपमेंट, उसने कहा मतलब टोटल लॉस ही है ना, उसने एंट्री कर दी लॉस डेबिट इक्विपमेंट क्रेडिट, सही भी था अपने हिसाब से। अब बाद में ये बहरहाल लॉजिक बनती नहीं है, खैर तो कैसे उसने कर दी होगी एंट्री, बहरहाल मैं ऐसे ही कह रहा हूँ आपको। बाद में 30,000 रुपये इंश्योरेंस आ गई, अब उसने कहा अब इसका क्या करूँ, तो उसने फिर एक चांद चढ़ाया, क्या कहने लगा, द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड अमाउंटिंग टू 30 वॉज एरोनियसली क्रेडिटेड टू, लो कर लो कमाई, कैश तो सही डेबिट हुआ होगा ना, कि नहीं, कैश तो सही डेबिट होना है ना। अच्छा, अब कहीं गलत लिख रही है, ओह सॉरी, ठीक है, ये अब रॉन्ग एंट्री है। अब इसकी लॉजिक तुम खुद घर जाके बना लेना, या उस अकाउंटेंट को ढूंढ के उससे पूछ लेना, ठीक है। तो कह देना कि यार तूने ना ज़िंदगी सुकून से गुजारने नहीं देनी अकाउंटेंट, बस हम करेक्शन करते करते बूढ़े हो जाएंगे। हमारा उस्ताद बैठा है क्वालिफाई करके भी करेक्शन करी जा रहा है, हम स्टूडेंट हैं हम भी करेक्शन करी जा रहे हैं, तो इंसान बन के सही एंट्री किया कर, यही कह सकते हो आप, ठीक है ना। लेकिन उसके करेक्शन, उसने ये एंट्री कैसे कर ली होगी, ये मंसूर घर सोचेगा, यहाँ पे नहीं सोचना, ठीक है, हैं? बात समझ रहे हो भाई, ये है हमारा कॉन्सेप्ट, और ये हमने अंग्रेजी पढ़ के एज इट इज लिख दिया, ठीक है। अब अगला काम फिर हमारा है, वो क्या है जी, रेक्टिफिकेशन। लेकिन अब एक छोटा सा मसला आता है, वो मसला ये है कि हमारे पास अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अवेलेबल नहीं है। अब थोड़ा जुगाड़ लगाने का वक्त हुआ चाहता है, ठीक है। मुझे ये बताएं, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कॉन्ट्रा एसेट है, यानी अगर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बढ़े तो इसका मतलब एसेट कम, जाहिर है जब डेप्शन बढ़ती है तो हम एंट्री करते हैं ना, डेप्शन डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट, तो वो अक्यूमुलेशन बढ़ती है, उधर से बुक वैल्यू एसेट की कम हो जाती है। यानी अगर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को बढ़ाएंगे तो एसेट कम हो जाएगा, और अक्यूमुलेशन को कम करेंगे तो एसेट बढ़ जाएगा। अच्छा, अब इसको ऐसे भी सोच लेते हैं, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट होने का मतलब क्या है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बढ़ना, ठीक है। और अगर यही इंपैक्ट एसेट पे सोचें तो एसेट क्रेडिट होते हुए क्या हो रहा होता है, कम। यानी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करो तो वो है अक्यूमुलेशन का बढ़ना, उसी वक्त उसी अमाउंट से एसेट को क्रेडिट करो तो वो एसेट की कमी है यार। इसीलिए तो हमने डेप्शन की दो तरह की एंट्रीज पढ़ी थी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कर दो, या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एसेट क्रेडिट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट होता सवाल में, ठीक है, तो हम बिल्कुल ये एंट्री वहीं पे जाके सही करते हैं। लेकिन अब चूंकि अक्यूमुलेशन का अकाउंट मौजूद नहीं है तो कोई बात नहीं है, हम यही इंपैक्ट किसको डाल देते हैं,
IE8 में भी क्या क्या आया था आपको ना, PPE को ही डाल दिया करो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दो फिर, मजबूरन इक्विपमेंट ही लिख दो। ये बात समझ आती है? तो फिर कुछ भी नहीं रहेगा सवाल में, ठीक है। अब बस करेक्शन करने की जरूरत है। देखो भाई इधर कैश डेबिट होना था 30 से, कैश डेबिट हो गया 30 से, कुछ नहीं करना। लॉस डेबिट होना था 40 से और लॉस डेबिट हो गया है 70 से। सही करने के लिए क्रेडिट कर लें लॉस को, यानी लॉस रिवर्स कर रहे हैं, लॉस रिवर्स कर रहे हैं, मतलब प्रॉफिट बढ़ेगा। समझो गेन है, ज्यादा लॉस रिकॉर्ड हो गया था ना, सही करने के लिए रिवर्स कर दिया, तो प्रॉफिट एंड लॉस को उसने क्रेडिट कर दिया, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे जी। 70 से इक्विपमेंट ने होना था क्रेडिट, लेकिन गलती से 100 से क्रेडिट हो गया। दोनों को अब इकट्ठा पढ़ेंगे ना, ठीक है। 70 से क्रेडिट होना था, 100 से क्रेडिट हो गया, तो सही करने के लिए डेबिट कर लेंगे। कितना ज्यादा क्रेडिट हुआ है? 30 से, सही कर लो। तो इक्विपमेंट डेबिट, लॉस क्रेडिट, ये प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट 30 से, ठीक है जी। ओहो भूल ही गया, पहले रॉन्ग एंट्री तो पोस्ट करवा देते। चलो याद ही है अब आपको, ठीक है। पहले रॉन्ग एंट्री आगे पास करते हैं और फिर करेक्शन कर लेते हैं। जब करेक्शन करेंगे तो फिर क्लोजिंग को भी एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो रॉन्ग एंट्री इक्विपमेंट 70 से, अच्छा 100 इकट्ठा भी लिख सकते हो, लेकिन चलो अलग अलग ही करते हैं। उसने एक तो ये 70 लिखा लॉस, फिर उसने ये 30 लिखा। एक्यूमुलेशन की बजाय मैं इंश्योरेंस क्लेम लिख दूं, कैश, जब कैश आया तो उसने वो एंट्री भी यहां कर दी, की तो उसने क्वेटेशन में, लेकिन मजबूरन हमें यहां फेंक दी ना। असर तो सेम ही है ना, ठीक है, उसने भी असर सेम कर ही लिया था। अच्छा अब ये क्या किया हमने, ठीक है, ये सब करने के बाद ही इसने ये बैलेंस निकाला हुआ है, ठीक है ना, ये उसने किया हुआ था। अब हम करेक्शन की तरफ जाते हैं, चलें जी, चलो। हाँ भाई, इक्विपमेंट को कर दो डेबिट, कितने से? 30 से। ये देखो खुद ब खुद बदल गया सर, हुन ने को सर, हुन नहीं, हुन सानू लग गया पता। आपको 1643.1 को सही करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा नहीं। अब सुनो जरा ध्यान से, यहां 50 डाला था ना, तो इसमें पड़ा था, जब हमने क्रेडिट साइड पे लिखा तो माइनस करके सही किया। यहां पे ये 70 तो होना था ना क्रेडिट, एसेट एंड डिस्पोजल रिकॉर्ड होना था ना, वो तो सही हो गया। मतलब तो इस 30 से हमें ये 30 जो क्रेडिट गलत हुआ पड़ा था, इस वजह से ये इसमें नहीं था। जैसे ही हमने 30 को डेबिट किया तो फिर ये यहां पर ऐड करना पड़ेगा। चलो एक समझ आ गया, तो दूसरा उसके उलट ध्यान में रख लो जी। यहां पे क्या लिखोगे? लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में जो रिवर्स किया हमने, ठीक है ना। अच्छा सॉरी, डबल एंट्री तो पूरी करवाई नहीं, इस तरफ ये तरह जज्बाती होकर मैं इस तरफ आ गया था। चलो अब ये सही करा ही दो, 1673.1। चलो अब डबल एंट्री जरा पूरी कराओ यार, किस तरफ ले गए थे? डबल एंट्री पूरी कराओ। इक्विपमेंट 30 से डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस 30 से क्रेडिट। इक्विपमेंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। ओहो, ऊपर वाले पे लिखा ही नहीं था हमने, रिपेयर एक्सपेंस रिकॉर्डेड, ऐसे ही है। और ये हमने ऐड क्या किया है जी? लॉस रिवर्स्ड। ओके, तो चलो एंट्री क्या होगी? इक्विपमेंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। डन, समझ गए? काम हो गया फिर आपका। तो इसको चेक कर लो, बैलेंसिंग फिगर निकाल दो इसकी। कितना जी? 368.9। तो ये हमने पहले रॉन्ग एंट्री पास की, फिर जैसे ही हमने ये रेक्टिफाइंग एंट्री पास की, हमें क्लोजिंग को भी सही करना पड़ेगा मैनुअली, ठीक है। और एनू ऐड करके दस रहे हो ना बैलेंसिंग, मजे एनू करी जाना। अच्छा ठीक है, लो भाई एक और डेप्रिसिएशन आ गई इक्विपमेंट वाली, 360, ऐसे लिख लेते हैं 368.9। ठीक हो गया। चलो
अच्छा जी, अब ज़रा मैं तो कहता हूँ इस तीसरे को भी भुगता देते हैं। सवाल ने कहीं नहीं बताया था कि एसेट कोई डिस्पोज हो रहा है, तो है तो डेप्रिशिएबल एसेट ना, तो इधर 200 बैलेंसिंग आनी है, डेप्रिसिएशन चेक कर लो, और कुछ नहीं है। डिस्पोजल्स दो ही थे, इक्विपमेंट का था, दूसरा लैंड का है। अच्छा, इक्विपमेंट के केस में ये ना भूलना, ओरिजिनल एंट्री को देखते हुए लॉस को रिवर्स कर लेना, कैश को रिकॉर्ड कर लेना, ठीक है? देख लेते हैं उसको भी, भूलना मत बस। अच्छा, अब कितनी डिडक्शन आ गई जी? 200 टोटल करो। लो जी, मज़े हो गए, कोई डिफरेंस है ही नहीं, नो डेप्रिसिएशन इम्पैक्ट। ऐसी इतनी देर से परेशान किया हुआ था आपको मैंने। तो डेप्रिसिएशन इम्पैक्ट क्या है जी? नथिंग। हाँ, प्रॉफिट 1505.948 हो गया है, ये सही प्रॉफिट है, सही प्रॉफिट। इसको ले जाओ 1505 ठीक है। सही है। अब बस एक छोटी सी बात बता दो, यहाँ पे फैट एडजस्टेड आएगा या अनएडजस्टेड? जाहिर है एडजस्टेड ही लेना चाहिए हमें, 1505 लेकिन उससे मसला क्या होगा, ये जो उसने निकाला था ये तो पुराने अनएडजस्टेड से ही निकाला था ना, उसके कैपिटल के क्लोजिंग तक आते आते ये वाला प्रॉफिट क्रेडिट हुआ था, हम ये वाला लेकर आ रहे हैं, तो 20 से फिर प्रॉफिट कम हुआ। प्रॉफिट कम होने का असर कैपिटल पे भी यही पड़ता है कि कैपिटल भी कम ही होता है, ठीक है ना। तो जैसे ही आपने ये प्रॉफिट सही वाला लिखा, ये बैलेंस भी आपको एडजस्ट करना पड़ा। 13 सवाल बहुत पहले ख़त्म हो चुका है, मैंने कहा था सिर्फ 3 अकाउंट्स में से बैलेंसिंग फिगर्स निकलनी है जो परेशान करेंगी, तो 12 में से 8-9 नंबर आ चुके थे। एनीवेज सवाल तो पूरा करना है ना। प्रॉफिट कम हो रहा है 20 से, तो कैपिटल को 20 से कम कर लो। अच्छा, दोनों तरीके हैं, या तो आप अलग अलग करो, आप पहले प्रॉफिट को 50 से कम करो, फिर 20 से ज़्यादा करो, 30 से ज़्यादा करो, तो नेट में 20 से कम ही हो रहा है। मैं अलग अलग ही कर देता हूँ, -50 + 30, तो नेट में 20 से माइनस ही हो गया। बता दो। ठीक है जी, सवाल ख़त्म है जी। अब बस 2 ही चीज़ें हैं, पहली चीज़ भूलना जो, इसलिए पहले ही लिखवा रहा हूँ। प्रॉफिट तक आते आते लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट लेस हो चुका होगा, उसको ऐड कर देते हैं। कितना है भाई? 40। किसी को ये तो नहीं लग रहा कि 70 ऐड बैक करें? अगर इस प्रॉफिट से शुरू करते ना कैश फ्लो, तो फिर इसमें 70 ही पड़ा था, लेकिन जब 30 का रिवर्सल डाल दिया तो अब यहाँ कितना रह गया? 40। अब सही वाला प्रॉफिट इसमें, लॉस इसमें पड़ा है, उसको रिवर्स कर दिया हमने। तो 40 का लॉस रिवर्स कर दिया, और यहाँ पर कैश रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट कितना? ये सवाल में गिवन था, इनफ्लो। ज़रा देखें ना गौर से मंसूर, कैसे आया है, थोड़ा सा गौर फरमाए ना। आज उस्ताद की जगह पे थोड़ा सा आप करें ना ये गौर। ज़रा ले आए आमिर भाई ये दरमियान वाली वर्किंग पे। जी मंसूर, आप क्या फरमा रहे हैं? 70 का लॉस रिवर्स करें, बोलें, और 30 का कैश रिकॉर्ड करें। क्या प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक आते आते 70 का लॉस लेस हुआ है? बेटा, इस प्रॉफिट तक आते आते तो 70 ही लेस हुआ था, लेकिन हम तो प्रॉफिट को सही करके ले गए हैं। उधर जो प्रॉफिट हम लेके गए हैं उसमें 30 का लॉस हम रिवर्सल डाल चुके हैं ऑलरेडी, तो अब वहाँ पे पड़ा ही कितना है? 40। तो 40 का लॉस अब उसमें पड़ा है, उसको रिवर्स कर दिया और 30 का कैश ले लिया। ठीक है,
समझ आई है? किसी और को ना समझ आई हो तो बोले। करें फिर बैलेंसिंग। चलें फिर कैलकुलेटर संभालें, शुरू करें सवाल को बैलेंस करना। कैश कितना आया इसमें? 546.832 हैं? सही से चेक करते रहो यार। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में फ्रेश कैपिटल है 546.832, ठीक है। इनफ्लो है। इंटरेस्ट एक्सपेंस के लेजर से बैलेंसिंग कैश 99.632 141 को ऐड बैक करो। ऐड इंटरेस्ट एक्सपेंस 141.87 है तो 2 भी बोल दो ना एक दफ़ा यार। 141.872 ऐड बैक करें और इंटरेस्ट पेड 99.632 यहाँ पर माइनस कर दें। डेली वाला काम है ये तो। वर्किंग कौन सी में निकाला है? 3 फ्री होल्ड लैंड बैलेंसिंग फिगर किस तरफ आ रही है? क्रेडिट साइड पर। डेप्रिसिएशन होगी, हो ही नहीं सकता। फ्री होल्ड लैंड तो डेप्रिसिएट होता ही नहीं है। फिर इधर क्या आ सकता है? डिस्पोजल। अच्छा, एक और निशानी भी तो थी, गेन लिखकर आए थे डिस्पोजल अकाउंट में। सवाल बता रहा था कि ये डिस्पोज हुआ है, ठीक है जी। तो डिस्पोजल बैलेंसिंग 1821.6 यहाँ से क्रेडिट किया आपने, ये बैलेंस हो गया। यहाँ पे डेबिट हो गया ये 1821.6। कैश कितना आ गया भाई? पॉइंट दोनों ही फिगर्स चाहिए हमें जी। ये कैश इनफ्लो भी और ये गेन भी। प्रॉफिट की फिगर तक आते आते गेन ऐड हो चुका है, लेस कर दें। सवाल में गिवन था 16.96 नेगेटिव, हाँ जी। और कैश रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल ऑफ लैंड। चलो फ्री होल्ड लैंड वर्किंग नंबर 199.0.56 इनफ्लो। ये हो गया। चलो व्हीकल बैलेंस हो गया, इक्विपमेंट बैलेंस हो गया। CWIP को बैलेंस करो। कैश एडिशन आ रहा है 8 बस 856.8 एडिशन इन CWIP या कैश पेड फॉर CWIP एडिशन, जो मर्जी लिख लो। वर्किंग का नंबर बता दो मुझे। फिगर 856.8 इनफ्लो नहीं है, ये एडिशन है। मजदूरों वगैरह को पैसे दिए हैं। लॉन्ग टर्म डिपॉजिट कुछ नए मीटर लगे हैं जी। कैश आउटफ्लो है एग्जैक्ट। एडिशन इन लॉन्ग टर्म डिपॉजिट वर्किंग 9132 नेगेटिव आउटफ्लो है। डिस्पोजल हो गया। एडजस्टेड प्रॉफिट, डेप्रिसिएशन को मत भूल जाना। सही वाली डेप्शन भी वही है जो पहले बताई हुई थी। तो ऐड बैक करो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को 932.5। टोटल निकाल दो यहाँ पर 768.272। इसको चेक करें जी। 2-3 बच्चे चेक किया करें।
1031 point 76. positive Yes, sir. 546.832 ABC का टोटल सेवन नाइन 92.32. 32 नेगेटिव है No, sir, positive. श्योर Yes, sir. ओपनिंग है 1446.72 माइनस में क्लोजिंग क्या आता है कोई गलती की होगी नहीं मिला तो कैलकुलेशन में 54.4. हो नहीं सकता कैलकुलेशन चेक कर लो दोबारा 810.32. किधर ABC है ना? ये Net cash. ये 810. सही नहीं 810.32. 810.32 अब ये करो माइनस 636.4 आ गया नेगेटिव बस यही सवाल है आपके होमवर्क में और नादिर और टैक्सला भी होमवर्क में ही है अल्लाह हाफिज़ ज़रा एक दफ़ा सारा दिखा दिया करें इनको